हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर इस पे फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है, इसकी लंबाई जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इसकी लंबाई हो गई एल प्लस डेल एल। आपने कितना फोर्स लगा रखा है एफ, एरिया कितना है ए, याद है। और यहां पे हम क्या यूज करते हैं, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कब यूज करते हैं, जब आपका फोर्स जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। तो आपकी लेंथ बढ़ भी सकती है अगर आप ऐसे खींचोगे, अगर आप कंप्रेस करोगे तो घट भी सकती है। लेकिन याद रखना, यंग्स मॉडुलस खाली सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि ये चीज आप लिक्विड के साथ नहीं कर सकते कि आप लिक्विड को पकड़ के खींच रहे हो। लिक्विड और गैस के साथ ये नहीं हो सकता। कभी तुमने देखा है कि लिक्विड का कोई सिलेंडर है और आप पकड़ के उसको खींच रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई तुम्हें पूछे कि यंग्स मॉडुलस किस में लगता है, तो याद रखना यंग्स मॉडुलस खाली किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो लिख लो अपनी कॉपी में, यंग्स मॉडुलस किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि ये आपकी कोई बॉडी है इस तरीके से, और मान लो कि आप इस पे फोर्स लगा रहे हो एफ, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी इस तरीके से हो जाती है। तो इस केस में अपन कौन सा यूज करते हैं, इस केस में अपन यूज करते हैं शेयर मॉड्यूलस। याद है, शेयर मॉड्यूलस। तो एक चीज याद रखना, ये चीज सॉलिड के लिए तो पक्का एप्लीकेबल है, आप किसी सिलेंडर को पकड़ पक्का, लेकिन याद रखना ये चीज लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है। कैसे, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विस्कोसिटी, वहां पे तुम्हें मैं बताऊंगा कि लिक्विड के केस में ये चीज क्यों एप्लीकेबल है। तो लिखो अपनी कॉपी में, यंग्स मॉडुलस खाली सॉलिड स्टेट, शेयर मॉड्यूलस सॉलिड में भी लग सकता है लिक्विड में भी लग सकता है। लिख लो, यंग्स मॉडुलस खाली सॉलिड में, शेयर मॉडुलस सॉलिड में भी लग सकता है लिक्विड में भी लग सकता है। लिक्विड में कैसे लगेगा ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है, और तीसरा था इसमें, याद है तीसरा कौन सा था, तीसरा इसमें था आपका बल्क मॉड्यूलस। तीसरा कौन सा था याद है, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, आपकी एक बॉडी होती है, उस पर सब तरफ से क्या लगता है, बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, एक बॉडी होती है, सब तरफ से फोर्स लगता है, और आपकी जो बॉडी है उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो यार ये तो सॉलिड के साथ भी एप्लीकेबल है, ये लिक्विड के साथ भी एप्लीकेबल है, और ये गैसेस के साथ भी एप्लीकेबल है। क्योंकि आप सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकते हो, आप लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हो, आप गैस को भी कंप्रेस कर सकते हो, है ना। गुब्बारे में हवा भरो और गुब्बारे को चारों तरफ से दबाओ तो गुब्बारा थोड़ा दब जाता है, तो देखो गैस के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है, और सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है ना। तो लिख लेना, यंग्स मॉडुलस खाली सॉलिड, शेयर मॉडुलस सॉलिड के लिए भी लिक्विड के लिए भी, बल्क मॉडुलस तीनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है। कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। गार्गी तुम्हें समझ में आया, मेघना तुम्हें टॉपिक क्लियर हुआ कि यंग्स मॉडुलस खाली सॉलिड में लगता है, शेयर सॉलिड लिक्विड दोनों में लगता है, बल्क तीनों में लगता है, सॉलिड में लिक्विड में गैसेस में। ओके, तो अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो अब ये टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल मटेरियल्स। तो तुम लोगों को ये नाम पहले कभी तुमने सुने, डक्टाइल और ब्रिटल। देखो डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप चीज को खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ, उसको टूटने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मान लो तुम कोई आयरन का वायर ले लो, तो वायर को थोड़ी देर खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ, टूटने में टाइम लगता है। तो डक्टाइल मतलब जैसे आपके वायर हो गए, जैसे आपका आयरन का वायर हो गया। लेकिन ब्रिटल का मतलब है जैसे ग्लास, तुम ग्लास को हाथ में लेना, जो कांच की ग्लास होती है, थोड़ा सा मोड़ना, तुम्हारी ग्लास टूट जाएगी। जैसे स्केल, अपने आप तुम स्केल यूज करते हो ना, अपने प्लास्टिक का स्केल, तुम स्केल को थोड़ा सा मोड़ना, आपकी स्केल टूट जाएगी। तो जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं ना, उनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो थोड़ा ऐसा होता है, लाइक आपका मटेरियल खींचाता है, टूट गया, मतलब ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास होते हैं। लेकिन डक्टाइल में क्या होता है, डक्टाइल में क्या होता है, आपका स्ट्रेस है स्ट्रेन है, आपका मटेरियल मैंने खींचा और बहुत देर के बाद टूटता है, तो आपका फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे और आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे। तो अगर ये दोनों पॉइंट दूर दूर है तो आपका मटेरियल डक्टाइल होता है, ये दोनों पॉइंट पास पास है तो आपका मटेरियल ब्रिटल होता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, लिखो, इन डक्टाइल मटेरियल्स, in ductile materials the tensile strength and fracture point, the tensile strength मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट
and fracture point are at a distance apart from each other. In ductile materials, the tensile strength and fracture point are at a distance apart from each other. मतलब इनके बीच में थोड़ी दूरी होती है. While in brittle materials, the tensile strength and fracture point are very close to each other. मतलब आपने थोड़ा भी खींचा, आपका मटेरियल टूट जाएगा. यहां पे टूटने में टाइम लगता है. फ्रैक्चर पॉइंट दूर होता है, यहां पे फ्रैक्चर पॉइंट पास में ही होता है. While in brittle materials, the tensile strength and fracture point are closer to each other. तो इनके नाम एग्जांपल लिख लेना, ग्लास और स्केल, यहां पे आप वायर लिख लेना. ठीक है. कोई डाउट है तो मैं डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल में तो पूछ लो. और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से कैसे पता करते हैं? अगर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट दूर दूर है मतलब डक्टाइल, अगर पास पास है मतलब ब्रिटल. लिख लो अपनी कॉपी में. लिख लो. और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है, पूछो. अरे हर कुछ पूछ लो यार, कुछ तो पूछो. सिद्धार्थ भाई क्लियर हो रहा है? जतिन, रिदम भाई डाउट है तो पूछो. हर्ष डाउट है तो पूछो. डक्टाइल का मतलब क्या है? आप खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ, बाद में टूटेगा. ब्रिटल थोड़ा सा खींचा साला टूट गया. जैसे स्केल, अपने तुम्हारे घर में स्केल होगी प्लास्टिक वाली, खींचना, थोड़ा सा मोड़ना, टूट जाएगी. ओके, तो तुम डाउट मत पूछो. तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं. लिखो अपनी कॉपी में एलास्टोमर्स. तो अब एलास्टोमर्स होते क्या है? एलास्टोमर्स आर दोज मटेरियल्स, एलास्टोमर्स आर दोज मटेरियल्स, ये वो मटेरियल हैं, आर दोज मटेरियल्स which have large amount of strain, which have large amount of strain for small stress, for small stress. जैसे रबड़, जैसे ना अपना रबड़. तो तुम कभी अपने घर में वो रबड़ नहीं आते हैं जिससे अपन डब्बे पैक करते हैं? रबड़, अरे रबड़ आते हैं छोटे छोटे, बाल बांधते हैं. उस रबड़ पे तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो भी तुम्हारे रबड़ में देखना रबड़ कितना खींचा जाता है. मतलब तुम एक रबड़ लेना, उस पर फोर्स लगाना, तुम हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तुम्हारा रबड़ खींचा जाएगा. तो एलास्टोमर्स क्या होते हैं? एलास्टोमर्स आर दोस मटेरियल्स which have large amount of strain for small stress. तो तुम थोड़ा स्ट्रेस भी लगाओगे ना तो स्ट्रेन ज्यादा होता है. पर इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है? बना लो अपनी कॉपी में. एलास्टोमर का कैसा होता है? यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, आसान है, बना लो. और ये मैंने किसका बना रखा है? एओर्टा का. वो तुम्हारे हार्ट के अंदर होता है ना एओर्टा, ये एओर्टा भी एलास्टोमर है, तो ये उसका है. बना लो इसको अपनी कॉपी में. कई बार एग्जाम में आता है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एओर्टा. अब पता ही नहीं एओर्टा है कि, तो बनाओगे क्या? और वो वाला बना के मत आ जाना, लास्ट क्लास वाला, ये बनाना है. लिख लो अपनी कॉपी में. एलास्टोमर का ऐसा होता है. तो तुम थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे तो भी स्ट्रेन ज्यादा होता है ना? ये होता है एलास्टोमर. लिख लो. और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो. मेघना कोई डाउट है? तहसीन, अश्विता कोई डाउट है तो पूछो. नो सर. तुम्हें कोई डाउट ही नहीं आता क्या? तुम लोग अजीब से बच्चे हो यार तुम. तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाता है? पॉसिबल ही नहीं है सब कुछ समझ में आ जाए. पता नहीं क्या है. कुछ तो पूछा करो. ओके, मत पूछो. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं. ये लिख लेना कि व्हाट डू यू मीन बाय एलास्टोमर्स. तो एलास्टोमर वो मटेरियल होते हैं जिन पे अगर आप थोड़ा सा फोर्स भी लगाते हो ना तो वो बहुत ज्यादा खींचा जाते हैं. विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन फॉर स्मॉल स्ट्रेस. एग्जांपल रबड़, और एक ये एओर्टा का एग्जांपल दे देना. और इनका ये सिंपल सा बनता है. मैंने कई रेफरेंस बुक में देखा है ग्राफ ऐसा है. ऐसा मत बनाना. अपनी एनसीईआरटी में ऐसा है, आप यही बनाओ. मैंने बुक से ही कॉपी किया है ना? आप यही वाला बनाओ. ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं. नेक्स्ट टॉपिक की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लिखो अपनी कॉपी में. ये लाइन लिखो. स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़. एक्सप्लेन. तो अगर तुम्हारे एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टील जो है वो रबड़ से ज्यादा इलास्टिक है, एक्सप्लेन करो कैसे. तो तुम सब ध्यान से सुनना. इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें क्या करना है? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बहुत तरीके से करना पड़ेगा. तो कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है वो किस पे डिपेंड करता है? यंग्स मॉडुलस पे.
और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब तुम खुद मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आपके पास एक रोड है, वो रोड है स्टील की, और आपके पास एक रोड है, वो रोड है रबड़ की, और मान लो कि मैं इस पे भी फोर्स लगाता हूं, इस पे भी फोर्स लगाता हूं, अब खुद मुझे सोच के बताओ, क्या तुम अपने हाथ से स्टील की रोड खींच सकते हो क्या? नहीं। लेकिन तुम रबड़ वाली पे फोर्स लगाओगे तो रबड़ वाली पक्का खींचाएगी, तो रबड़ वाली में स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो रबड़ वाली का यंग्स मॉडुलस कम होगा, इसलिए रबड़ की इलास्टिसिटी कम होती है। तो आपका स्टील ज्यादा इलास्टिक है, क्यों? क्योंकि स्टील में स्ट्रेन कम होता है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़ बिकॉज, लिखो अपनी कॉपी में, बिकॉज फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, लिखो अपनी कॉपी में, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़ बिकॉज फॉर स्मॉल स्ट्रेस स्ट्रेन इन रबड़ विल बी मोर। फॉर सेम स्ट्रेस मतलब दोनों पे अगर मैं सेम फोर्स लगाऊं तो किसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा? रबड़ में। स्ट्रेन इन रबड़ विल बी मोर, strain in rubber will be more, and so its Young's modulus will be less, and it will be less elastic, and so its Young's modulus will be less and it will be less elastic। वैसे तो खाली ये चीज ही काफी है आंसर करने के लिए कि आपकी बॉडी कितनी इलास्टिक है, डिपेंड करता है कितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस है। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा। इस तरीके से आंसर करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। मेघना, देखो समझ में आया मैंने क्या समझाया? कि ये ना हवा में गया, एकदम बाउंसर हो गया। आ गया सर। ओके, और कोई है? गार्गी क्लियर है? हर्षवर्धन भाई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब याद करके जाना। ओके, सिद्धार्थ भाई डाउट है तो पूछो। रिदम भाई, हाँ तहसीन, तहसीन देख वापस सुन, कोई भी बॉडी कितनी इलास्टिक है वो डिपेंड करता है उसका यंग्स मॉडुलस कितना है, ठीक है? तो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतनी बॉडी इलास्टिक होगी। और स्ट्रेस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मान ले तेरे पास एक स्टील का रोड है, एक रबर का रोड है, तो दोनों पे फोर्स लगा, तो तू ध्यान से देख, तू स्टील के रोड पे फोर्स लगाएगी और रबर पे फोर्स लगाएगी, तो तेरा रबड़ ज्यादा खींचाएगा, क्योंकि रबड़ पे अपन फोर्स लगाते हैं, रबड़ खींचाता है, तो रबड़ में स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो यंग्स मॉडुलस कम होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो रबड़ का स्ट्रेन ज्यादा तो रबड़ का यंग्स मॉडुलस कम, यंग्स मॉडुलस कम तो उसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी। ये इसका आंसर है, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो इसको मैं क्लियर कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। और सबसे पहला एप्लीकेशन लिखो अपनी कॉपी में कि आपने ये चैप्टर क्यों पढ़ा, मतलब ये चैप्टर पढ़ने का क्या रीजन था। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड टू डिजाइन सेफ एंड स्टेबल मैन मेड स्ट्रक्चर सच एज स्काईस्क्रैपर एंड ओवर ब्रिजेस टू मेक लाइफ कन्वीनियंट। देखो, जैसे तुम अगर मान लो कभी किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाओ, या फिर तुम जापान जाओ, कोरिया जाओ, ताइवान जाओ, चाइना जाओ, तो वहां पे आपकी जो बिल्डिंग्स होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। तुमने देखा है, हजार हजार माले की बिल्डिंग होना तो वहां पे बहुत कॉमन बात है। और तुम खुद मुझे बताओ, वहां पे हवा तो चलती होगी, तो अगर हवा चलती है तो आप मुझे बताओ कि हवा के कारण ये बिल्डिंग कैसी हो जाएगी? थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जानी चाहिए, है ना? थोड़ी ऐसी होगी। तो बताओ यहाँ पे कौन सा मॉड्यूलस लगेगा? शेयर मॉड्यूलस लगेगा कि नहीं लगेगा? सोचो, आपकी बिल्डिंग ऐसी है और हवा चल रही है, तो हिसाब से आपकी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाएगी। तो आपकी बिल्डिंग में डिफ्लेक्शन कम हो तो हम उसको इस हिसाब से डिजाइन करते हैं, है ना? तो यहां पे हम किसका यूज लेते हैं? शेयर मॉड्यूलस का। तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि मेरी बिल्डिंग जिस मटेरियल की बनी है उसका शेयर मॉड्यूलस कितना है, उसके हिसाब से हम इसकी हाइट सेट करते हैं, इसका जो नींव है वो भरते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में, तो इसका स्क्रैपर में कैसे काम आता है? इस तरीके से। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हवा कितनी भी तेज चले तो भी हमारी बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए।
तो इसलिए अपन किसका सहारा लेते हैं? shear modulus का। लिख लो अपनी कॉपी में पहला एग्जांपल, पहला एप्लीकेशन लिख लो। द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड टू डिजाइन सेफ and stable man-made structure such as skyscraper and over bridges to make life convenient। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। तो क्या होता है ना, जो भी स्काईस्क्रेपर डिजाइन होते हैं ना, स्काईस्क्रेपर के ऊपर एक बहुत बड़ी बॉल होती है, कम से कम जैसे मैंने देखी है वो 5 टन की बॉल थी। तो होता क्या है, जैसे ही आपकी बिल्डिंग टेढ़ी होती है ना, ये जो बॉल होती है वापस बिल्डिंग को अपनी जगह पे ले आती है। तो जनरली स्काईस्क्रेपर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी बॉल होती है छत के ऊपर। तो वो बॉल क्या करती है, बिल्डिंग को हिलने डुलने से रोकती है। ओके, तो ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब मैं आ रहा हूं दूसरे एग्जांपल पे। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो तुम एग्जाम में क्या लिखना कि ये थ्योरी जो हमने पढ़ी है इससे हम स्काईस्क्रेपर डिजाइन कर सकते हैं, ब्रिज डिजाइन कर सकते हैं। अब दूसरा लिखना, किसे तुम यहाँ पे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे तुम सबको एक रोड दिख रही है, देखो यहाँ पे एक रोड है और मैंने बीच में ऐसे फोर्स लगाया तो आपकी रोड थोड़ी बैंड हो जाती है। देखो इस तरीके से दिख रहा है तुम्हें बैंड होते हुए, तो ये बैंड हो गई। तो ये वाला कंसेप्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं? ब्रिज डिजाइन करने में। तो ब्रिज में होता क्या है, ब्रिज में एक पिलर यहां होता है, एक पिलर यहां होता है, और यहां पे आपकी रोड होती है, अपनी रोड है, ROAD रोड। तो रोड पे क्या चलती है? गाड़ियां चलती है। रोड पे की क्या चलती है? गाड़ियां। तो यहाँ पे बैंडिंग होने का खतरा है। तो ये बैंडिंग कितनी हो सकती है वो भी हम इस चैप्टर से पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू WL³ अपॉन 4AB³ y। देखो ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। तो लिखो अपनी कॉपी में सेकंड एप्लीकेशन लिखो, टू फाइंड डिफ्लेक्शन, टू फाइंड डिफ्लेक्शन इन ब्रिजेस एंड टू डिजाइन ब्रिजेस। तो कितना डिफ्लेक्शन होगा वो पता करने के भी काम आता है, और ब्रिज को डिजाइन कैसे करेंगे वो भी काम आता है। और तुम ध्यान से देखो, आपका जो डेविएशन है, सब ध्यान से देखो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस है। तो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना आपका डिफ्लेक्शन कम होगा, है ना। इसलिए हम जो सरिये यूज करते हैं ना, वो मेनली स्टील वाले सरिये होते हैं, क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो स्टील का डिफ्लेक्शन कम होगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में सेकंड एग्जांपल लिखो, टू फाइंड डिफ्लेक्शन इन ब्रिजेस एंड टू डिजाइन ब्रिजेस। लिख लो अपनी कॉपी में। वैसे तो ये बैंडिंग का फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो याद करना, बस खाली इतना याद रखना कि आपका कितना बैंड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? यंग्स मॉडुलस पे। तो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होता है उतनी कम आपकी बैंडिंग होगी। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, और एक बार तो ये फॉर्मूला लिख लो। देखो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे एक और चीज, आपका डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है, और होना भी चाहिए। आप जितना ज्यादा वजन रखोगे उतना डिफ्लेक्शन होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस है। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जितना यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा आपका डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि जब अपन ब्रिज बनाते हैं तो अपन स्टील के सरिये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो प्लीज यार। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो तीसरा एप्लीकेशन लिखो अपनी कॉपी में। तीसरा एप्लीकेशन लिखो, डिजाइन ऑफ क्रेन्स। डिजाइन ऑफ क्रेन। तुम सबने क्रेन देखी है? सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी क्रेन तो देखी होगी पक्का। तो क्रेन के डिजाइन में कैसे काम आता है? देखो क्रेन कैसी होती है, क्रेन के नीचे का ये गाड़ी वाला स्ट्रक्चर होता है, फिर यहां पे इस तरीके से सिस्टम होता है, और यहां पे आपकी एक चीज होती है जो सामान उठाने में हेल्प करती है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये पार्ट आपका छोटे छोटे वायर से बना है। दिस स्मॉल पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट which is used to which is used to pick up load
which is used to pick up load is made up of small wires, is made up of small wires. क्यों? क्योंकि देखो ये जो पार्ट है ये लोड को उठाने के काम आता है। तो अगर ये मान लो वायर का नहीं बना है, एक स्ट्रेट रोड है, तो जब ये क्रेन चलेगी तो ये पार्ट ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो आसपास चीजों से टकराएगा तो आसपास की चीजों का टूटने का खतरा होता है। लेकिन यही वायर से बना होता है तो क्या होता है, हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो जब जरूरत होती है तो इसको हम खोल लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो इसको फोल्ड कर लेते हैं, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में, क्रेन में ये जो पार्ट होता है किसका बना होता है, दिस स्मॉल पार्ट इज यूज्ड टू व्हिच इज यूज्ड टू पिक अप लोड इज मेड अप ऑफ स्मॉल वायर्स। इससे क्या मिलती है, इससे अपने को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब जरूरत है तब आप इसको खोल लो, जब जरूरत नहीं है तो वापस इसको बांध लो। तो ये आपके एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। तो इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर में तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर इस चैप्टर में हमें ये डाउट आ रहा है, मॉड्यूलस में डाउट आ रहा है, कि आपको एप्लीकेशन में डाउट आ रहा है, कि कर्व में डाउट आ रहा है। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे अभी बढ़ रहा हूं। कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ये वाले नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, एप्लीकेशन वाले नोट्स, ये तुम लिख लेना। और नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 10, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बस मैं तुम्हें खाली बेसिक बताऊंगा और फिर आज ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं तुम्हें। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस बड़ा चैप्टर है, मतलब चीजें ज्यादा है पढ़ने के लिए, चैप्टर आसान है। तो सबसे पहले फ्लूइड होता क्या है, मतलब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ फ्लूइड क्या होता है, तो तुम लिक्विड मत लिखना। फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे आपका एयर भी एक फ्लूइड है, आपका वाटर भी एक फ्लूइड है, आपकी सारी गैसेस फ्लूइड होती है। तो जो चीज फ्लो करने की टेंडेंसी रखती है उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो एनीथिंग विच कैन फ्लो या विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो कांच होता है ना, कांच मतलब ग्लास, जो ग्लास होता है वो भी एक फ्लूइड होता है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपका जो ग्लास होता है ना वो ऐसे फ्लो कर जाता है और नीचे थिक हो जाता है, ऊपर थिन हो जाता है। तो आपका ग्लास भी क्या है, एक फ्लूइड है। तो लिख लो अपनी कॉपी में। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि फ्लूइड होता क्या है। तो जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो प्रेशर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, पास्कल। क्या लिखते हैं, पास्कल। और याद रखना न्यूटन अपॉन मीटर पास्कल। और एक और चीज लिख लो अपनी कॉपी में यहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो अपना जो एटमॉस्फेयर है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या करता है, हम लोगों पे प्रेशर लगाता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल। लिख लो अपनी कॉपी में, ये यूनिट आगे जाके बहुत काम आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल? एट सी लेवल द वैल्यू इज 10⁵ पास्कल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लगता है, अब तुम समझना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता क्यों है। जैसे मान लो कि ये मैं हूं, मान लो कि ये मैं हूं और मैं बाहर एटमॉस्फेयर में खड़ा हूं। तो होता क्या है, आपका एटमॉस्फेयर बहुत सारे एटम से बना हुआ है और ये एटम्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे। तो होगा क्या, ये एटम मेरी बॉडी से टकराएंगे और चले जाएंगे, टकराएंगे और चले जाएंगे, टकराएंगे और चले जाएंगे, टकराएंगे और चले जाएंगे। तो जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकराती है तो वो क्या लगाती है, फोर्स। अगर फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा, प्रेशर। तो बेसिकली होता क्या है,
कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, मेरी बॉडी से टकराते हैं और मेरी बॉडी पे प्रेशर लगाते हैं। एटमॉस्फेयर के एटम जो प्रेशर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिख लो अपनी कॉपी में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ पास्कल। लिख लो अपनी कॉपी में, प्रेशर ड्यू टू एटम्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो एटम्स हैं वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से टकराते हैं और प्रेशर लगाते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर ड्यू टू एटम्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिख लो अपनी कॉपी में, और आपको कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक तो प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब याद रखना कि प्रेशर ड्यू टू एटम्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब तुम ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, एक चीज मैं तुम्हें करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और मान लो कि आपके पास कोई एटम है और ये एटम सरफेस की तरफ आ रहा है और सरफेस से कोलाइड कर रहा है और कोलाइड करने के बाद वापस जा रहा है। तो आप ध्यान से देखो और मुझे एक चीज बताओ कि जब ये पार्टिकल इस सरफेस से कोलाइड करेगा तो सरफेस पार्टिकल पे कैसे फोर्स लगाएगी, ऐसे नॉर्मल, और पार्टिकल सरफेस पे कैसे लगाएगा, नीचे नॉर्मल। तो होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल किसी सरफेस से कोलाइड करता है तो जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो बस यहां से अपनी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चालू होती है। तो मान लो कि ये कोई कंटेनर है, मान लो कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लो आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि कंटेनर के अंदर मैं कोई एक बॉडी रखता हूं, गोल बॉडी। तो याद रखना, ये कंटेनर के अंदर फ्लूइड है और फ्लूइड किससे बना है, एटम से, और एटम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब आपके एटम इस बॉडी से टकराएंगे तो याद रखना, आपकी बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू योर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना कि अगर आप किसी बॉडी को फ्लूइड में इंसर्ट करते हो तो आपकी फ्लूइड बेसिकली किससे बनी है, एटम से। वो एटम क्या करेंगे, बॉडी से टकराएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब भी कोई चीज किसी बॉडी से टकराती है तो वो फोर्स कैसे लगाती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो लिख लो अपनी कॉपी में, फोर्स ऑन अ बॉडी इन अ फ्लूइड is perpendicular to the surface at all the points, is perpendicular to the surface at all the points। तो अगर आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हो तो फ्लूइड के एटम इस बॉडी से टकरा के चले जाते हैं, तो ये जो एटम फोर्स लगाएंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू योर बॉडी एट ऑल द पॉइंट्स। किसी को इसमें कोई डाउट है इस प्रॉपर्टी में तो पूछ सकता है। लिख लो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी नंबर 1, फोर्स ऑन ए बॉडी इन अ फ्लूइड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ऑल द पॉइंट्स। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं कि इस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन एक बार जेई मेंस में आया था और तुम्हें आंसर करना है कि उन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। लिख लो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं, तुम लोग आंसर करोगे कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक क्यूबॉइड रखा, ठीक है, और इस कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। मैंने एक क्यूबॉइड रखा और फ्लूइड भरा हुआ है। तो आपको बताना है, कोई आंसर बोलेगा नहीं, टाइप कर लेना कि इन चारों में से फोर्स का कौन सा डायग्राम सही है। मतलब मैं चार डायग्राम बना रहा हूं फोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डायग्राम ऐसा है,
ये 4 मैंने डायग्राम बनाए, आपको बताना है कि फोर्स का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। सोचो, लगाओ दिमाग, इन चारों में से फोर्स का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। सब ध्यान से देखना। फोर्स विल बी परपेंडिकुलर एट ऑल द पॉइंट्स। क्या आएगा आंसर इसका? गार्गी, हर्ष, रिदम, क्या आएगा इसका आंसर? हर पॉइंट पे आपका फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए इस बॉडी पे। तो ऊपर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, साइड में भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, नीचे से भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इस साइड से भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां पे तो ये वाला फोर्स तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो गया। यहां पे भी ये वाला नहीं है, ये तो गया। पर आपका फोर्स लगता है, सब तरफ से बॉडी पे लगता है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है? ये तो गलत हो गया ना, फोर्स तो ऐसे लगेगा, तो ये भी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी वाला आंसर है। ये इसका आंसर है। तहसीन, तेरे को समझ में आया किसका आंसर बी कैसे आया कि नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है। कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो प्लीज यार। रिदम, डाउट है तो पूछ। ओके, कोई डाउट नहीं है तो बस एक प्रॉपर्टी और कर लो अपनी कॉपी में। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो अपनी कॉपी में। प्रेशर एट ए पॉइंट, पहले प्रॉपर्टी लिख लो। प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड will be same from all the directions, will be same from all the directions if acceleration zero। तो आपका जो कंटेनर है उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तभी ये चीज एप्लीकेबल है। तो ये चीज है क्या? देखो, तो सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम ले रहा हूं जहां पे फ्लूइड है, और मैं देख रहा हूं कि यार ऊपर से प्रेशर P1 है, मैं देख रहा हूं नीचे से प्रेशर P2 है, मैंने देखा इधर से प्रेशर P3 है, मैं देखा इधर से प्रेशर P4 है। तो याद रखना, अगर मान लो वो कंटेनर आपका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है कंटेनर का, तो किसी भी पॉइंट पे सब तरफ से आपका प्रेशर सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो स्टेशनरी है, और कोई भी चीज स्टेशनरी कब रह सकती है? जब जितना फोर्स ऊपर से उतना फोर्स नीचे से, है ना? तो जितना प्रेशर ऊपर से आएगा उतना ही प्रेशर नीचे से आएगा। और ना तो आपका बॉडी, ना तो आपका पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में, मतलब जितना प्रेशर लेफ्ट से है उतना ही प्रेशर राइट से है। लेकिन याद रखना, आपका ये फ्लूइड कहीं नहीं जा रहा है, तो मतलब जितना P3 होगा P1 भी उतना होगा। क्योंकि मान लो कि P3 ज्यादा है P1 कम है, तो आपका मोशन ऐसे हो जाएगा, लेकिन मोशन तो हो ही नहीं रहा, तो सारे प्रेशर सेम होंगे, चाहे आपका ऊपर से हो, चाहे नीचे से हो, चाहे दाएं से हो, चाहे बाएं से हो। तो किसी भी पॉइंट पे, चाहे इधर से प्रेशर लगे, चाहे इधर से लगे, चाहे नीचे से लगे, सब तरफ का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड विल बी सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इफ A इक्वल टू 0। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली करेंगे बायोंट फोर्स, प्रेशर का वेरिएशन विद हाइट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये 3 टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तुम बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी पूरा पढ़ के रखना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को मैं तुम्हारा टेस्ट भी लूंगा एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है? और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। मैं तुम्हें सॉलिड्स के नोट्स भेज रहा हूं, है ना? वो नोट्स तुम पढ़ लेना और लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो बाय यार। बाय सर।